हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट कैप्सूल की। आज का हमारा पहला आर्टिकल है एमएसपी पर सीधे किसानों से दलहन और तिलहन की खरीद का संचालन। तो भारत सरकार नेफेड और एफसीआई जो कि एमएसपी पर किसानों से प्रोक्योर करती हैं उनके खाद्यान्नों को, तो इन्होंने अपना जो कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया है। जो लॉकडाउन हुआ था 14 अप्रैल तक, तो उस बीच में ये रोक दिया गया था अधिग्रहण जो खरीद होती है, तो दोबारा से 14 अप्रैल के बाद से स्टार्ट कर दिया गया है। इसके लिए क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ एक दिन में 10 लोगों को बुला रहे हैं ताकि वहां पर भीड़ न इकट्ठा हो और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन न हो। पहले से ही टोकन दिया जाता है और जो निर्धारित समय होता है उस टाइम पर इनको बुलाया जाता है। तो एमएसपी के बारे में जान लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, यह वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों की सारी फसल खरीदने की गारंटी देती है और एमएसपी फसल बोने से पहले अनाउंस किया जाता है। साल में 2 बार किया जाता है, एक बार रबी फसल के लिए और एक बार खरीफ के लिए। इससे होगा क्या कि अगर बाजार में फसलों के जो मूल्य हैं वो बहुत कम हो जाते हैं तो किसानों को नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि उनको उनके फसलों का उचित मूल्य मिल जाए। और इसकी संस्तुति करता है कृषि लागत तथा मूल्य आयोग, ये इसकी संस्तुति करता है। ये गलत लिखा है, संस्तुति होगा। और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति इसका अनुमोदन करती है। इसके अंतर्गत 24 फसलों को सम्मिलित किया गया है। अगला है कोविड-19 मरीजों के लिए सीएफटीआरआई ने उच्च प्रोटीन बिस्किट तैयार किए हैं। सीएफटीआरआई यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी एक प्रयोगशाला है मैसूर में, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसने ये प्रोटीन युक्त बिस्किट तैयार किए हैं जो कि स्पेशली कोविड-19 के मरीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और विशेषज्ञों का मानना है कि ये बिस्किट जो हैं बहुत पौष्टिक हैं और कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को जल्दी उनकी बीमारी से उबरने में सहायता करेंगे। तो बस इसमें याद रखना कि ये प्रोटीन बिस्किट किसने विकसित किए हैं और किस लिए विकसित किए हैं। पीआईबी में आया था तो डिस्कस कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। दूसरा है कि लखनऊ का एक संस्थान है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी कि सीडीआरआई। इसने केजीएमयू जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ है उससे एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है कि वहाँ पर जो कोविड-19 के संक्रमित मरीज आएंगे उनसे एक सैंपल से इकट्ठा करेगा और उन नमूनों से कोविड-19 के वायरस के स्ट्रेन्स का सीक्वेंस तैयार करेगा। अभी तक वायरस के 8 अलग अलग प्रकारों को पता चला है जो कि कोविड-19 का संक्रमण करते हैं और ये सीक्वेंस तैयार किया जाएगा। इसके अलावा एक टीम भी इसमें गठित की गई है जो ये देखेगी कि क्या अगर कोविड-19 के सीक्वेंस में कुछ बदलाव आता है, वायरस में कुछ म्यूटेशन होने के बाद उसके जीन सीक्वेंस में कुछ बदलाव आता है, तो क्या जो हम रणनीति अभी अपना रहे हैं संक्रमण से निपटने के लिए वो कारगर होगी या नहीं होगी। तो आप ये याद रखिएगा कि सीडीआरआई कहाँ पे है, क्योंकि ये स्ट्रेन कई सारी यूनिवर्सिटीज़ या कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो तैयार कर रहे हैं, सीक्वेंसिंग तैयार कर रहे हैं। तो बस आपको ये जो भी न्यूज़ में आता है कि जिन जिन लोगों ने सीक्वेंस तैयार किया है या जीन की स्टडी की है तो वो इंस्टीट्यूट कहाँ है, बस ये याद रखना है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी सीडीआरआई ये लखनऊ में है। देख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में इसके बारे में कुछ। ये 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। तो स्पेशली जो यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीएससी की, तो वो इसका टाइम भी याद रखें कि किस टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी। और यह संस्थान भारतीय विज्ञान एवं उद्योग अनुसंधान परिषद के संरक्षण में काम करता है। अगला देखते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की है। तो ये केंद्रीय मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय ने की है। ये जो यूनेस्को जारी करता है ये उस सूची से अलग है, ये राष्ट्रीय स्तर पर जारी की गई है और इसमें लगभग 100
विरासत स्थलों को सम्मिलित किया गया है और इसमें वो 13 यूनेस्को द्वारा जो मानवता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है। तो इसका कार्य क्या होगा, इस सूची को क्यों जारी किया गया है, उसका मेन रीजन यही है कि जो हमारे सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाना ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानें और उनका संरक्षण सुनिश्चित करना। एक संस्कृति मंत्रालय की पहल है विजन 2024, ये उसका पार्ट है। तो अगर स्टेटमेंट आता है कि ये उसका संस्कृति मंत्रालय की पहल विजन 24 का ये पार्ट है और इसमें 100 से ज़्यादा, अगर ऐसा दिया जाता है सिर्फ 13 ही जो यूनेस्को के हैं उन्हीं को सम्मिलित किया गया है तो गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखना कि लगभग 100 हैं। तो अगर 100 हैं तो सबके नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस अप्रॉक्स नंबर आपको पता होना चाहिए। ये जो सूची जारी की गई है इसमें जो भी स्थल सम्मिलित हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है, मोटे मोटे देख लेते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के वाहक के तौर पर भाषा सहित मौखिक परंपराएं एवं अभिव्यक्तियां। दूसरा है प्रदर्शन कलाएं। तीसरा है सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज और उत्सव घटनाक्रम। चौथा है प्रकृति और विश्व से संबंधित ज्ञान तथा प्रथाएं। और पांचवा है पारंपरिक शिल्पकारिता। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि 100 से ज़्यादा इसमें सम्मिलित हैं और वो भी 13 हैं जो यूनेस्को ने जारी किए। तो यूनेस्को ने जिन 13 विरासत स्थलों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित किया है, जान लेते हैं कौन कौन सी हैं। कुंभ मेला, योग लद्दाख का बौद्ध मंत्र जाप, छऊ नृत्य ये मेनली उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का है। ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से निर्मित बर्तनों की कला, ये पंजाब से रिलेटेड है। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र का रम्मन उत्सव। मणिपुर का ये संकीर्तन है, तो ये गान यानी गाना भी है, नृत्य भी है और ये ढोल के साथ किया जाता है। अगला है 7 हो गए थे। 8वां है रामलीला, ये और रामायण का जो पारंपरिक प्रदर्शन होता है। राजस्थान का कालबेलिया लोकगीत एवं नृत्य। वैदिक मंत्र जाप की परंपरा। केरल का सांस्कृतिक नाट्य कुडियाट्टम और केरल का कर्मकंडी नाट्य मुडियाट्टम और पारसी नववर्ष नौरोज। तो ये 13 सम्मिलित किए गए हैं। ये पूरी सूची याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक नज़र आप देख लीजिए। हाँ, अगर इसमें आगे कोई जुड़ता है तो वो स्पेशली आपको पता होना चाहिए क्योंकि करंट से रिलेट करके ही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर किसी भी एग्ज़ाम में। स्पेशली अगर आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो करंट से रिलेटेड न्यूज़ होती है किसी भी स्टैटिक पोर्शन की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि जितने भी टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में वो आपको याद रखना नहीं है, लेकिन अगर कोई हाल ही में ऐड होता है तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पर है और कब ऐड हुआ। अगली न्यूज़ है विदेश मंत्रालय के द्वारा सार्क देशों को कोविड-19 से निपटने के लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम पोर्टल के माध्यम से इसे संचालित किया जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखिएगा कि इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक प्रोग्राम पोर्टल इसमें सपोर्ट करेगा। और सार्क के बारे में जान लेते हैं, ये हमेशा चर्चा में रहता है तो ये पता होना चाहिए, क्षेत्रीय संगठन है ये। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को कोलंबो प्लान के अंतर्गत की गई थी और इसके 7 संस्थापक सदस्य थे। कौन कौन? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। 2007 में 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को सम्मिलित किया गया है जो कि 14वां इसका सम्मेलन हुआ था तब। इसका उद्देश्य क्या है? जो भी ये क्षेत्रीय संगठन होते हैं उनका मेन उद्देश्य जो होता है, अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आपको पता होना चाहिए कि जो रीजनल कोऑपरेशन होता है उसको बढ़ावा देना, आपस में जो कल्चर है एक दूसरे का उसको प्रमोट करना, उसकी रक्षा करना, और इकोनॉमिक जो ट्रेड रिलेटेड रिलेशंस हैं उनको बढ़ाना, एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करना, यही इनके मेनली होते हैं। तो इसमें ये लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। लेकिन ऐसे जो भी रीजनल कोऑपरेशंस होते हैं अगर कोई स्पेशली किसी एक पर्पस के लिए नहीं किया गया लेकिन नॉर्मली है तो ये इन सब चीज़ों से डील करते हैं, आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन देख करके कर सकते हैं।
तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और फेसबुक पेज जो हमारा है उससे भी जुड़ जाइए। उसमें रेगुलर हम क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं जो यूपी पीसीएस या दूसरे स्टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तो वही डाल रहे हैं, लेकिन आगे चल के स्पेशली यूपीएससी के लिए जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस स्टैंडर्ड के भी पोस्ट किए जाएंगे। तो आप लोग फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।